शाम के 6 बजे का समय। हाईवे पर गाड़ियां तेजी से गुजर रही हैं। सड़क किनारे एक बेहद साधारण झोपड़ी नुमा ढाबा है। इसकी कोई दीवारें नहीं है, बस 4 मोटे बांस के डंडों पर एक पुरानी और फटी हुई तिरपाल की छत टिकी है। नीचे कुछ पुरानी चारपाइयां बिछी हैं। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जल रही हैं। शुभ चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में ईमानदारी, और कपड़े मैले कुचले पहने हैं। एक बड़ी मिट्टी के हांडी में देसी मुर्गा पका रहा है। ताजे पिसे मसालों की महक हवा में घुल रही है। उसकी पत्नी कस्तूरी चूल्हे की आंच में पसीने से लथपथ होकर गर्मा गर्म तंदूरी रोटी बना रही है। पास ही 50 फीट की दूरी पर एक बहुत बड़ा चमकता हुआ रॉयल पंजाबी ढाबा है, जहां नियॉन लाइट्स जल रही हैं और महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। शंभू अपने हाथ से माथे का पसीना पोंछते हुए निराश होकर हांडी में देखते हुए कहता है, कस्तूरी, आज मुनीम जी से कर्जा लेकर ये देसी मुर्गा और मटन लाया हूँ। मसाले भी खुद कूट कर डाले हैं। महक तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन सुबह से सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर ही रुका है। अगर ये सारा गोश्त बच गया तो कल मुनीम जी का ब्याज कैसे चुकाएंगे? कस्तूरी तंदूरी रोटी को एक साफ पत्तल में रखते हुए, मन छोटा मत कीजिए जी, आपके हाथ के देसी मुर्गे के सालन का स्वाद क्या इस हाईवे के किसी 5 स्टार होटल में मिलेगा? जिसकी किस्मत में ये बेहतरीन खाना लिखा होगा वो पक्का यही आएगा। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे। शंभू गहरी सांस लेते हुए कहता है, आजकल ईमानदारी से पेट नहीं भरता कस्तूरी। वो देखो, सेठ चंपक लाल के ढाबे पर कैसे भीड़ टूट रही है। उनके पास नरम सोफे हैं, बड़े बड़े पंखे हैं। वो लोग फ्रिज में रखा हफ्तों पुराना मांस रंग मिलाकर भी बेचें तो लोगों को वही पसंद आता है। हमारे पास क्या है? सिर्फ हाईवे की धूल और इस चूल्हे का धुआं। सेठ चंपक लाल अपने आलीशान ढाबे के बाहर खड़ा है। वो शंभू के ढाबे की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखता है। चंपक लाल जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने मैनेजर से कहता है, अरे ओ मैनेजर, सड़क किनारे ये झोपड़ी अभी तक बंद नहीं हुई क्या? वो भिखारी आज देसी मुर्गा पका रहा है। हमारे रॉयल ग्राहकों को इसकी ये झोपड़ी और धुएं से चिढ़ हो रही है। कल तक इस कचरे के डिब्बे को यहाँ से उखाड़ फेंकना। मेरे ढाबे की खूबसूरती खराब हो रही है। शंभू चंपक लाल की बातें सुनकर सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी फटी जेब टटोलते हुए कहता है, सुना तुमने कस्तूरी, वो कैसी बातें कर रहा है? अगर कल मुनीम का कर्जा नहीं चुकाया तो चंपक लाल के कहे अनुसार हमारी तिरपाल उखाड़कर हमें सड़क पर फेंक दिया जाएगा। रात के 9 बजे हाईवे पर अंधेरा और सन्नाटा है। हवा ठंडी हो गई है। अचानक एक तेज रफ्तार लग्जरी कार का टायर फटने की जोरदार आवाज आती है। कार बेकाबू होकर शंभू के ढाबे के ठीक सामने आकर रुकती है। कार में से एक अधेड़ उम्र का आदमी अखिलेश उतरता है और हाफते हुए कार का बोनट पकड़ लेता है। अखिलेश पेट पकड़कर करहाते हुए कहता है, अरे बाप रे, एक तरफ ये भयानक भूख और ऊपर से इस टायर को भी अभी फटना था। चारों ओर देखते हुए फिर कहता है, कोई है क्या? कम से कम थोड़ा पानी मिल जाएगा, मेरी जान निकल रही है। शंभू घबराते हुए कहता है, बैठिए बाबूजी, पहले आप इस चारपाई पर बैठिए। कस्तूरी, जल्दी से पानी लाओ। और तुरंत करचुल छोड़कर अखिलेश के पास दौड़ता है। कस्तूरी एक साफ मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी एक ग्लास में भरकर लाती है। अखिलेश कांपते हाथों से गटागट पानी पीता है, फिर कहता है, मेरा बीपी और शुगर अचानक बहुत गिर गया है। सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं। क्या खाने को कुछ मिलेगा? मैं उस सामने वाले बड़े ढाबे तक चलकर नहीं जा सकता। शंभू संकोच के साथ और विनम्रता से कहता है, बाबूजी, उस बड़े ढाबे में जाने का कोई फायदा भी नहीं है। वहाँ सब पैकेट बंद और केमिकल रंग वाला खाना मिलता है। मेरे पास देसी मुर्गे का रसेदार सालन, गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां और थोड़ा मटन कीमा फ्राई है। झोपड़ी है, लेकिन हमने इसे बहुत साफ रखा है बाबूजी, अगर आपकी इच्छा हो तो। अखिलेश बेताबी से मसालों की महक सूंघते हुए कहता है, देसी मुर्गे का सालन जो भी है जल्दी ले आओ भाई, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। कस्तूरी तुरंत एक बड़ा केले का पत्ता लाकर चारपाई पर बिछाती है। उस पर गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां रखती है। शंभू एक साफ मिट्टी के कटोरे में हांडी से निकालकर भाप उड़ता हुआ देसी मुर्गे का सालन परोसता है। साथ में थोड़ा मटन फ्राई, कच्चे प्याज के टुकड़े और नींबू रखता है। अखिलेश पहली तंदूरी रोटी का टुकड़ा सालन में डुबोकर जैसे ही मुंह में रखता है, उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। वो हैरान रह जाता है। आहा! उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या स्वाद है ये!
ये देसी मुर्गा, ये तंदूरी रोटी, ये तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों के गांव वाले स्वाद जैसा है भाई। असली मसाले और बिल्कुल शुद्ध। अखिलेश बिना कुछ और बोले बहुत ही तृप्ति और आनंद के साथ सारा खाना खा जाता है। अखिलेश हाथ धोकर गहरी संतुष्टि की सांस लेता है। तुमने आज सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा भाई, मेरी जान बचाई है। मांस पकाने का ऐसा शुद्ध स्वाद शहर में कहीं नहीं मिलता। तुम्हारा नाम क्या है? शंभू हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है। मेरा नाम शंभू है बाबूजी। बस 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी पत्नी और मैंने मिलकर ये छोटा सा इंतजाम किया है। अखिलेश अपना पर्स निकालते हुए कहता है। ये छोटा सा ढाबा नहीं है शंभू, ये साक्षात अन्नपूर्णा का मंदिर है। ये लो तुम्हारे पैसे। वो शंभू को 2000 रुपए का नोट देता है, जबकि खाने का बिल मुश्किल से 200 रुपए रहा होगा। शंभू घबराते हुए कहता है। नहीं बाबूजी, मेरे खाने के लिए 100-200 रुपए ही काफी हैं। ये बहुत ज्यादा है। अरे रख लो शंभू, ये खाने के लिए नहीं, तुम्हारे हाथों के हुनर का इनाम है। और ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। मैं शहर का बहुत बड़ा मीट एंड स्पाइसेस होलसेल व्यापारी हूँ। कल शहर आना, तुम्हें जितना भी उच्च क्वालिटी का मांस और मसाले चाहिए मैं अपनी फैक्ट्री से आधे दाम में दिलवाऊंगा। तुम्हारे हाथों का स्वाद सैकड़ों लोगों तक पहुँचना चाहिए। शंभू और कस्तूरी कृतज्ञता से हाथ जोड़ते हैं। पीछे जलते चूल्हे की रोशनी में शंभू की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई देती है। 2 हफ्ते बाद का दृश्य, दोपहर का समय। शंभू के ढाबे की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब वहाँ 10-15 ट्रकों की लाइनें लगी हैं। शंभू बेहतरीन क्वालिटी का मांस इस्तेमाल कर रहा है। देसी मुर्गा, मटन फ्राई और तंदूरी रोटी की सुगंध पूरे हाईवे पर फैली हुई है। कई ट्रक ड्राइवर चारपाइयों पर बैठकर पसीना पोंछते हुए चाव से तंदूरी रोटी और मटन खा रहे हैं। एक ट्रक ड्राइवर रोटी के साथ मटन चबाते हुए कहता है। अरे शंभू भाई, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है यार। उस चंपकलाल के ढाबे का बटर चिकन खा खा कर हमारी आंतें सड़ गई थी। तुम्हारा ये देसी मुर्गा खाने से ही शरीर में जान आ रही है। चंपकलाल अपने महंगे ढाबे की कांच की खिड़की से ये सब देख रहा है। उसका ढाबा पूरी तरह खाली पड़ा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने हाथ का चाय का ग्लास जमीन पर पटककर तोड़ देता है और अपने गुड्डों को बुलवाता है। ये भिखारी मेरी नाक के नीचे अपना धंधा चमका रहा है। मेरे रॉयल ढाबे के ग्राहक उसकी उस गंदी झोपड़ी में जाकर खा रहे हैं। मेरा व्यापार बर्बाद हो रहा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैरव, कालिया, आज रात जाकर उस शंभू को अच्छी तरह सबक सिखाओ। उसकी मांस की हांडियां फोड़ दो, उसकी तिरपाल में आग लगा दो। कल सुबह तक वो मुझे नजर नहीं आना चाहिए। रात का 1 बज रहा है। शंभू और कस्तूरी अगले दिन के लिए मसाले पीसकर ढाबा बंद करके सो चुके हैं। अचानक अंधेरे में से भैरव और कालिया लाठी लेकर वहां आते हैं। वे बेरहमी से ढाबे के बांस के खंभे तोड़ना शुरू कर देते हैं। सुबह के लिए तैयार मटन और चिकन की हांडियों को लात मारकर सड़क पर गिरा देते हैं। लाल गाढ़ा रस्सा मिट्टी में मिल जाता है। भैरव भयानक आवाज में चिल्लाते हुए कहता है। शंभू, सेठ चंपकलाल का हुक्म है, कल सुबह तक ये झोपड़ी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। अगर फिर से यहाँ चूल्हा जलाया तो अगली लाठी तेरी टांगों पर पड़ेगी। शंभू और कस्तूरी घबरा कर उठते हैं। शंभू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कालिया उसे जोर से छाती पर लात मारकर कीचड़ में गिरा देता है। गुंडे हंसते हुए चले जाते हैं। शंभू मिट्टी में मिले अपने मटन और टूटे हुए चूल्हे को देखकर छाती पीटकर फूट फूट कर रोने लगता है। शंभू रोते हुए असहाय होकर कहता है। सब खत्म हो गया कस्तूरी। वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास पैसा है, गुंडे हैं, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी किस्मत ही ऐसी है। कस्तूरी आंसू पोंछते हुए शंभू का कंधा पकड़कर उसे उठाते हुए दृढ़ता से कहती है। रोइए मत, उन्होंने हमारी मिट्टी की हांडियां तोड़ी हैं। हमारे हाथों का हुनर नहीं, उन्होंने हमारा चूल्हा गिराया है, हमारा हौसला नहीं। अखिलेश बाबूजी ने कहा था ना कि आपका स्वाद सैकड़ों लोगों तक पहुंचना चाहिए। कल सुबह तक हम फिर से चूल्हा बनाएंगे, चाहे जान चली जाए, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह 8 बजे शंभू और कस्तूरी रात भर बिना सोए मेहनत करके ढाबे को फिर से खड़ा कर रहे हैं। टूटी हांडियों की जगह नई हांडियां ला रहे हैं। तभी हाईवे पर सायरन बजाए
स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी आती है और पुलिस की जीप आकर तेज ब्रेक लगाकर रुक जाती है। अधिकारी गंभीर चेहरे के साथ बाहर निकलते हैं। सेठ चंपकलाल रॉयल पंजाबी ढाबा का मालिक कहाँ है? चंपकलाल घबराया हुआ और पसीने से भीगा बाहर आता है। जी मैं ही चंपकलाल हूँ। क्या बात है सर, आप लोग कौन हैं? हम फूड इंस्पेक्टर हैं। हमें पक्के सबूतों के साथ शिकायत मिली है कि तुम अपने ढाबे में सड़ा हुआ मांस, हफ्तों पुराना चिकन और कैंसर पैदा करने वाले केमिकल रंग इस्तेमाल करते हो। कल रात तुम्हारे यहाँ चिकन बिरयानी खाने वाले 15 यात्री भयानक फूड पॉइजनिंग के शिकार होकर अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। हमें तुम्हारी रसोई की तलाशी लेनी है। अधिकारी चंपकलाल के आलीशान दिखने वाले ढाबे की रसोई में घुसते हैं। अंदर का दृश्य खौफनाक है। फ्रिज खोलते ही भयंकर बदबू आती है। अंदर चिकन सड़ चुका है। चूहों से कुतरे हुए मसालों के बोरे और इंडस्ट्रियल फूड कलर्स के डिब्बे मिलते हैं। खाद्य अधिकारी नाक बंद करते हुए घृणा से कहते हैं, छी, क्या है ये सब? चंद पैसों के लिए तुम लोगों की जान से खेल रहे हो। बाहर 5 स्टार जैसा दिखावा और अंदर इतनी सड़ांध। इंस्पेक्टर, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए और इस ढाबे को परमानेंट सीज कर दीजिए। पुलिस चंपकलाल का कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींचती है और हथकड़ी पहनाती है। चंपकलाल कांपते हुए रहम की भीख मांगता है। तभी वहाँ अखिलेश की कार आकर रुकती है। अखिलेश राजसी अंदाज से बाहर आता है। अखिलेश चंपकलाल को कठोरता से देखते हुए कहता है, यही है वो लालची इंसान। ऑफिसर साहब, शिकायत मैंने ही दर्ज करवाई है। मेरी मीट फैक्ट्री के कर्मचारी कल इसके यहाँ खाना खाकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अखिलेश की नजर शंभू के टूटे हुए और फिर से खड़े किए जा रहे ढाबे पर पड़ती है। वो शंभू के हाथों पर लगी चोटों को देखता है और तेजी से शंभू के पास जाता है। अखिलेश गुस्से में कहता है, शंभू भाई, आपके ढाबे की ये हालत किसने की? ये चोटें कैसी हैं? शंभू हाथ बांधकर सिर झुकाकर कहता है, रात को कुछ गुंडे आए थे बाबूजी, सब तोड़ फोड़ गए। इसी चंपकलाल सेठ ने भेजा था। अखिलेश पुलिस अधिकारी से जोर से कहता है, इंस्पेक्टर सर, इसके पापों का हिसाब अभी बाकी है। इस पर फूड पॉइजनिंग के साथ साथ जानलेवा हमला, गुंडागर्दी और संपत्ति नष्ट करने का भी केस दर्ज कीजिए। इसे 10 साल तक बेल नहीं मिलनी चाहिए। 6 महीने बाद उसी हाईवे का दृश्य। माहौल बिल्कुल शांत है। एक समय के रॉयल पंजाबी ढाबे पर एक बड़ा सा ताला लटका है। चारों ओर जंगली घास उग गई है और उस पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा सीज किया गया एक बड़ा बैनर फटकर लटक रहा है। लेकिन उसके ठीक सामने जहां शंभू की झोपड़ी हुआ करती थी, अब वहां एक खूबसूरत, पक्की, विशाल और साफ सुथरी इमारत खड़ी है। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में गरीब का हाईवे ढाबा, यहाँ देसी मुर्गा और मटन मिलेगा का बोर्ड चमक रहा है। अंदर ग्राहकों के बैठने के लिए साफ मेजें, कुर्सियां, लेकिन खाना पकाने का काम आज भी पारंपरिक मिट्टी के बड़े चूल्हों पर ही हो रहा है। अखिलेश एक खास मेज पर बैठा है और देसी मुर्गे का लेग पीस और तंदूरी रोटी बहुत ही मजे से खा रहा है। अखिलेश संतुष्टि के साथ कहता है, वाह शंभू, झोपड़ी चली गई और पक्की इमारत आ गई। ढाबा बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारे हाथों का वो जादुई स्वाद और खाने की शुद्धता बिल्कुल नहीं बदली। लाजवाब। शंभू हाथ जोड़कर आंखों में खुशी के आंसू लिए कहता है, ये सब आपकी मदद और भगवान की कृपा है बाबूजी। आपने मुझे सही समय पर उच्च क्वालिटी के मांस और मसालों के व्यापार के बारे में बताया और ये पक्का ढाबा बनवाने के लिए बैंक से लोन भी दिलवाया, वरना ये गरीब तो उस रात ही मिट्टी में मिल गया होता। कस्तूरी शंभू के पास खड़े होकर कहती है, और सबसे जरूरी बात बाबूजी, दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने का दिखावा और धोखा बस कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन कड़ी मेहनत और ईमानदारी का स्वाद जिंदगी भर साथ निभाता है। भगवान ने आज हमें यही सिखाया है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।